तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीवाईक्यूज के बारे में रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट पाथवेज पढ़े थे, जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात करें या फिर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी सिंथेसिस की बात करें और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करें। तो इस सभी जितने भी टॉपिक्स थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर, वो सभी हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो जो रहेगी वो बेसिकली पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग रहेगी। जो पीवाईक्यूज है पिछले 10 साल के, मतलब पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए बायोनेक्टर्स की वीडियो के साथ और प्लीज सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स चैनल, ताकि आपको आने वाली पीवाईक्यूज की जो वीडियोस हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग है, जैसे कि 12th क्लास के चैप्टर्स की अलग पीवाईक्यूज की कंप्लीट सीरीज आएगी और फिर उसके बाद आपके 11th क्लास की सीरीज आएगी। तो इन सभी वीडियोस को आपको सबसे पहले मिलने के लिए या फिर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इन वीडियोस का, तो फटाफट से बायोनेक्टर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने टॉपिक को। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब कि 2024 के और 2025 के सबसे पहले हम रखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं 2025 के जो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो इस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर से आया था, वो था आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन द क्रेब्स साइकिल, द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड की बात करें या फिर हम सक्सिनेट की बात करें, ठीक है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। इस स्टेप पे क्या होता है, इस स्टेप पे बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और सिंथेसाइज होता है आपका जीटीपी। यही जीटीपी बाद में ट्रांसवर्जन रिएक्शन में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है आपका एटीपी में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? जीटीपी, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया था, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, मतलब आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आपका ग्लाइकोलिसिस के बाद जो फाइनली पायरुवेट जो क्रिएट हुआ है उसको अब फर्मेंटेशन की तरफ जाना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाना है। जब हमने फर्मेंटेशन की बात करी थी तो बच्चों दो तरीके के फर्मेंटेशन हमने पढ़े थे, एक था आपका लैक्टिक एसिड और एक था आपका इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन बेसिकली कहां था आपका? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में जो आपकी यीस्ट होती है। लैक्टिक एसिड आपका मसल्स में होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब अब इनसे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। इट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन इन एनारोबिक कंडीशन। CO2 इज नॉट रिलीज्ड, CO2 इज नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसाइज, यस ओनली, क्योंकि 2 एटीपी जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं नेट ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। NADH इज प्रोड्यूस, NADH प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि जो प्रोड्यूस हुआ हुआ NADH होता है वही दोबारा से यूज हो जाता है और फाइनली आपका एक NAD एज अ कोफैक्टर रिलीज होकर के वापस से ग्लाइकोलिसिस साइकिल में यूज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था आप सभी को अगर याद हो, तो वॉल्यूम कंज्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कंज्यूम ऑफ O2, ठीक है। मतलब CO2 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है या फिर कंसेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स हम बात करें तो कितने CO2 यूज हुए हैं डिवाइड बाय O2 कितने रिलीज हुए हैं, ठीक है। कितने? 145 O2 यूज हुए हैं और आपके 102 CO2 रिलीज हुए हैं। कैसे, किस तरीके से? देखो यहां पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये बेसिकली इक्वेशन किसकी है? ये एक फैट मॉलिक्यूल की है। फैट मॉलिक्यूल में ही आपके इतने सारे कार्बन होते हैं, आपके C51 हो गए, H98 हो गया और O6 हो गया। तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, मतलब कितना 102 डिवाइड बाय आपका 145। अब इसका आंसर कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.7, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बेसिकली एनसीईआरटी के जब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका 0.7 ही क्यों आता है, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें काफी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है उनके ऑक्सीडेशन में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज रेफर्स टू एज ए साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड, साइटोक्रोम BC1, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर्थ, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से जो स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से क्वेश्चन हो रहे हैं 2024 के, 2025 के। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, जो 4 क्वेश्चन थे वो रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर से थे। अब 2024 के अंदर, 24 के अंदर इसमें 2 ही क्वेश्चन है बेसिकली जो आपके सामने है अभी। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें, फिर ग्लाइकोलिसिस की बात करें। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में, सभी को पता है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां रन होती है? वो बेसिकली मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां एस्टैब्लिश होता है? इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस में, यानी कि आईएमएस में, ठीक है। आप सभी को ध्यान होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और फिर उसके बाद ये फाइनली उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन के बाद ये आपके क्रिस्टे क्रिएट हो जाते हैं। यहां पर भी क्रिस्टे होते हैं, लेकिन ये अपना क्रिस्टे अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइनली उस पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस ठीक तरीके से स्टेबलाइज हो पाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये OMM होगी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये IMM होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इनके बीच का स्पेस हो गया फाइनली IMS। तो ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? आप दो के देख लो, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का पता है और सिट्रिक एसिड साइकिल का पता है तो आप नीचे के देखने में वेस्ट मत करो अपना टाइम और फटाफट से देखो और आंसर लगाओ। अगर फर्स्ट का किससे? बी से, तो फर्स्ट का बी कौन सा? बी कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल which does not involve the oxidation of a substrate। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसे थोड़ा सा उन्होंने घुमाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप बायोरिएक्टर से पढ़ते हैं तो फटाफट से आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन साइकिल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अब आप लोग देखो, जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, या फिर हम TCA साइकिल बोलें या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलें इसे, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो आप कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस साइकिल के अंदर जहां जहां भी मैं बताऊं आपको ध्यान रखना, उस स्टेप को ऑक्सीडेशन स्टेप बोला गया है, जहां पर भी रिलीज हो रहा है क्या? जहां पर भी रिलीज इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है? समझो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी स्टेप पे हो रहा है जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है किसका? NADH का, NADH और FADH2, इनका जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये वहीं प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। NAD आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और फाइनली आपका क्रिएट होता है NADH, ठीक है। और उसी तरीके से FAD एज अ को फैक्टर लेता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेगा, FAD एज अ को फैक्टर लेगा, और फाइनली FADH2 में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जिन जिन स्टेप पे FADH2 या फिर NADH रिलीज हो रहा है, NADH कहां निकलता है, FADH2 कहां निकलता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। FADH कहां निकलता है? जब आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, तो फ्यूमरेट जब बनता है तो FAD एज अ कोफैक्टर यूज करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, और फाइनली क्रिएट करता है आपका फ्यूमरेट। ध्यान रखना है इस बात को। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, मतलब सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट बन रहा है, तो क्या बोल रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं होता भाई, इस पे GTP रिलीज होता है, तो दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, हाँ जी हाँ, इस पे यूज होता है। मैलिक एसिड से ऑक्सलेट हाँ जी हाँ होता है। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, ये यहां पर जो दे रखा है ये बिल्कुल गलत है, इसको समझो, समझो इसको। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड तो नहीं बनता डायरेक्ट, ठीक है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट से मैलेट बनता है, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। देखो, तो इसलिए यहां पर जो ऑप्शन होना चाहिए, यहां पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फ्यूमरेट, ठीक है, फ्यूमरेट। अगर फ्यूमरेट होगा तभी तो FADH2 बनेगा। मैंने अभी बताया आपको, ध्यान रखने हैं, 8 स्टेप्स की साइकिल है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है आपका ऑक्सैलो एसीटेट से फाइनली आपका सिट्रेट बन रहा है, सिट्रेट से सिस एकोनिटेट, फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये जितनी भी 8 स्टेप्स हैं इन सभी को याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है जहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, ये हो रहे हैं 2023 के क्वेश्चन। असर्शन रीजन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है, इनको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले असर्शन पढ़ो, फिर उसके बाद बिकॉज लगाओ, फिर उसके बाद रीजन पढ़ो। असर्शन, ATP is used at a 2 steps in the glycolysis, correct, because first ATP used in the converting the glucose into glucose 6 phosphate, बिल्कुल सही, and the second ATP used in the conversion of fructose 6 phosphate into a fructose 1,6 bisphosphate। हाँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेप्स कहां पे आते हैं? इन्वेस्टिंग फेज में। इन्वेस्टिंग फेज, इन्वेस्टिंग फेज कौन सा था? जहां पर आपको ATP खुद से देने पड़ रहे हैं, ATP हमने दिए हैं, ठीक है, ATP दिए हैं, गिव करा ATP का, ठीक है। ध्यान रखना है, जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है ना, उन्हीं में से होते हैं, फर्स्ट 3 स्टेप्स में से, क्लीवेज स्टेप से जस्ट पहले वाले, ध्यान रखना है आपको। तो दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A is true, but R is false. But both the A and R are true, and R is the correct explanation of A. So answer is D. तो ध्यान रखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट,
ये भी आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द केमियोस्मोसिस? केमियोस्मोसिस प्रोसेस क्या था कि जिसमें आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ था, प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होने, प्रोटॉन पंप हुए थे, प्रोटॉन पंप होने की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ था और फाइनली एटीपी सिंथेज ने उन प्रोटॉन को वापस से पंप कर दिया था आपके मैट्रिक्स में, और जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस हुआ था। याद है? अब मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के प्रोटॉन पंप होंगे, हाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा और एनएडीपीएस सिंथेसिस, अरे नहीं नहीं भैया, एनएडीपीएस थोड़ी, एटीपी सिंथेसिस होगा। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कहां से आ गया? या तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन, फिर से ये गलत। मेम्ब्रेन होगा, प्रोटॉन पंप होंगे और उसके बाद प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा और एटीपी सिंथेसिस अपना वर्क करेगा। सो आंसर इज डी। तो यही तो स्टेप्स है। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखो तो अगर आप केमियोस्मोसिस प्रोसेस को अगर आप क्लोरोप्लास्ट में देखते हो और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हो तो दोनों के अंदर सेम ही है केमियोस्मोसिस प्रोसेस। आप एक तरीके से देखो कि किस तरीके से सबसे पहले क्या हुआ, मेम्ब्रेन हुई, मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हुआ, प्रोटॉन पंप होना स्टार्ट हुआ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से और डिफरेंट डिफरेंट फोटोसिस्टम से। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फोटोसिस्टम, कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब इन दोनों के ही अंदर प्रोटॉन पंप होना स्टार्ट हो रहा है और जब प्रोटॉन पंप हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये होता है एक सीक्वेंस, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में पता है आप सभी को। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन सा स्टेप है? अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट से फाइनली आपका एसिडाइल कोएंजाइम ही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। ये किसके प्रेजेंस में होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। फाइनली पायरुवेट से क्या कन्वर्ट हो रहा है बेटा? आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है क्रिएट हो रहा है। ये आपका 3 कार्बन का है, ये आपका 2 कार्बन का है, एक कार्बन रिलीज हो गया है कहां से? CO2 की फॉर्म में। ध्यान रखना है। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसका सेकंड नेम क्या है? ईएमपी पाथवे, एम्बिडन मेयर्सॉफ पाथवे, ईएमपी पाथवे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बी का हो गया फोर्थ। और मैं हमेशा कहता हूं टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम में। अगर आपको 2 मिल गए तो दोनों का आंसर देखो। ए का क्या है? सेकंड। बी का क्या है? फोर्थ। ए का क्या है? सेकंड और बी का क्या है? फोर्थ। ए का सेकंड, बी का फोर्थ है, हाँ दोनों में है। इसका मतलब ये बी और सी आपके गलत है। अब ऑप्शन कौन सा? ए और सी। अब तीसरे का देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, सिंपल सिंपल सी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब सी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का थर्ड किधर है? सी का थर्ड, सी का थर्ड, ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ए और सी बचे थे हमारे पास क्योंकि बाकी तो नेग्लेक्ट हो गए थे और ए और सी में से देखना था, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट, अब 2022 के क्वेश्चन आने वाले हैं फटाफट से, तो बने रहिए बायोनेक्टर्स का। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स यूट्यूब चैनल, ताकि आपको सबसे पहले जो पीवाईक्यूज की वीडियोस हैं, जो पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज की सीरीज अब चल रही है, आपको 3 मई तक हम सारे के सारे पीवाईक्यूज की सीरीज कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ ताकि आपको वीडियो मिल सके। सबसे पहले हम लाइव सेशन भी रखेंगे, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि फटाफट से आपको किस भी चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको चाहिए जल्दी, तो हम उसकी वीडियो लाइव सेशन में क्रिएट करेंगे। Which one of the following is not a true regarding the release of energy during the ATP synthesis? अगर हम ATP synthesis की बात करें तो वही सारा जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में रहना चाहिए, ATP synthesis किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। Which of the following is not a true regarding the release of energy? Release of energy during the ATP synthesis, not true बताना, ध्यान रखना, not true। केमियोस्मोसिस में not true। Movement of a proton across the membrane to the stroma, क्लोरोप्लास्ट की बात की गई है यहाँ पे, स्ट्रोमा की बात आ गई, क्लोरोप्लास्ट की बात करी गई है, अब स्ट्रोमा की बात चल रही है, ध्यान रखना। Reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane, breakdown of a proton gradient, ये होता है NADPH2, NADP से NADPH2 बनता है, हाँ जी बनता है। एंड द मूवमेंट ऑफ अ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा, हाँ जी होता है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, अरे भैया इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कहां से आ गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कहां से आ गया? ये कहां से आ गया इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट? कभी पढ़ा है? कभी पढ़ाया मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कभी स्टैब्लिश हुआ? नहीं हुआ ना, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो इस तरीके से भी आपको देखना है। कुछ सेम दे रखे होंगे, कभी आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में बोल देगा, कभी आपको बोल देगा कि इट इज अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, कुछ ऐसे टर्म्स भी फेंक के मारता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ अ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पायरुविक एसिड? नेट गेन की बात कर रहा है, नेट गेन कितना होगा? 2 ही एटीपी तो होगा, क्योंकि 4 एटीपी टोटल बनते हैं। 4 एटीपी में से 2 एटीपी तो आप वाले निकाल दो जो आपने दिए थे, फिर उसके बाद क्योंकि इन्वेस्टिंग फेज में आप क्या करते हो, एटीपी देते हो खुद से, जो आपने 2 एटीपी दे दिए इन्वेस्टिंग फेज में, तो आपके पास कितने बचे नेट में? तो अगर इसमें से 2 माइनस कर दो तो आपके 2 एटीपी बचे। तो एटीपी नेट, जो नेट होता है मतलब कितना, कुल मिलाकर के 2 एटीपी, ऑप्शन नंबर ए। अब 2021 के क्वेश्चन रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अ CO2 फिक्सेशन इन द सॉर्गम। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का है, लेकिन एनर्जी से रिलेटेड था फोटोसिंथेसिस से, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। तो ध्यान रखना, थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं।
CO2 फिक्सेशन इन अ सोर्गम। सोर्गम कैसा प्लांट है आपका? C4 प्लांट है बेसिकली। और C4 प्लांट्स के बारे में बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड आपका C4 एसिड रिलीज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडेड इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करिए, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेट। अच्छा, देखते हैं टर्मिनल स्टेट वो वाली कह रहा है जहां पे ऑक्सीजन फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस प्रोटॉन गिव राइज टू अ 2 ATP एंड 1 FADH गिव राइज टू अ 3 ATP मॉलिक्यूल। बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन। जबकि FADH2 आपका 1.5 ATP सिंथेसाइज करता है न्यूली, रिसर्च के अकॉर्डिंग। न्यूली जो बुक्स हैं, जो अभी की जो बुक्स है उनमें 1.5 ATP। और अगर हम बात करें NADH की तो वो करता है आपका 2.5 ATP, ठीक है। अगर हम NCERT की ओल्ड बुक की बात करें तो उसमें केवल लिखा हुआ है NADH कितना कर रहा है आपका 3 और FADH2 कितना कर रहा है आपका 2। अब यहां पर तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा गलत है, ना ही 1.5 है FADH2 ना ही 2 है, ठीक है। FADH2 गिव राइज टू 3 ATP, बिल्कुल गलत। तो ये ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ATP सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अर्लियर बुक्स हैं, जो पहले की बुक्स हैं, उनमें 3 रखा है और 2 रखा है, क्योंकि एक NADH इक्वल्स टू 3 ATP, ठीक है। NFADH2 इक्वल्स टू 2 ATP। लेकिन जो अब नई बुक्स आ रही है जिनमें उनमें 1.5 ATP देखने को मिलेगा या फिर 2.5 ATP। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल गलत है भैया। साइक्लिक कैसे हो जाएगा? नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, जबकि साइक्लिक में तो एक ही होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट। बोथ द ATP एंड NADH एंड प्रोटॉन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक, ठीक है। स्ट्रोमा लैमली हैव अ फोटोसिस्टम फर्स्ट, हाँ ये होता है। ये आपको मैंने 2 बार बताया है, 2 बार ये बात बताई है कि स्ट्रोमा लैमली हैव अ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड लैक ऑफ NADP रिडक्टेज। ग्राना लैमली हैव अ बोथ फोटोसिस्टम एंड फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लास्ट ऑप्शन ठीक है और फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखना है आपको। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कब होता है? जब आपका NADP अवेलेबल ही नहीं होता है एनवायरमेंट में। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन द वन टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहां होता है? जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बन रहा होता है, तब आपका फाइनली रिलीज होता है एक GTP मॉलिक्यूल। तो 1, ये था 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। अब 2019 के क्वेश्चन की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला हम सभी को याद है, वैल्यू ऑफ अ ट्राइपाल्मिटिन इज। ट्राइपाल्मिटिन की बात करें, ट्राइपाल्मिटिन की बात करें तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही दे रखा है। अभी जो हमने पीछे सॉल्व करा था ना, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से आपका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में अभी पीछे दिखा देते हैं। वेयर इज अ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? ये जो रेस्पिरेशन, तो ये जो ये दे रखा है ट्राइपाल्मिटिक एसिड ही दे रखा है, ये C51H9 98 एंड O6। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू आई हमारी? 0.7 आई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमा रखा है। तो 0.7 ये आपका एनसीईआरटी से है, कहीं बाहर से नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना है आपको। कन्वर्जन ऑफ अ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं, मतलब आपका ATP का यूज हो रहा है और हेक्सोकाइनेज का वर्क कर रहा है। The first irreversible reaction of a glycolysis is catalyzed by the hexokinase. Hexokinase, जिस वर्ड के पीछे काइनेज आ जाए, ठीक है। काइनेज इज अ काइंड ऑफ एंजाइम व्हिच यूज्ड टू फॉस्फोराइलेट, ठीक है। अगर आपको ATP क्रिएट करना है तो आपको हेक्सोकाइनेज आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ATP यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए ATP मैंने गलत बोल दिया। फॉस्फोराइलेशन जहां होगा वो वहां पे बेसिकली काइनेज वर्क करेगा, और जहां से फॉस्फेट को रिलीज करा जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव करा जाएगा, तो वहां पे फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा। ध्यान रखना, ये 2 वर्ड है, एक है बेटा काइनेज, एक है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, ठीक है। काइनेज का मतलब कहां होगा? फॉस्फोराइलेट होगा, जहां पे फॉस्फेट ऐड होगा, फॉस्फोराइलेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जहां पे फॉस्फेट ऐड होगा, ध्यान रखना है पूरी एंजाइमेटिक केमिस्ट्री में। एक होता है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज का मतलब जहां पर फॉस्फेट को रिमूव करेंगे, फॉस्फेट रिमूव करा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये 2 वर्ड। अब ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा? हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप पे यूज होता है। इट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज के जैसा, ग्लूकोकाइनेज,
इसके बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ पूछ लेगा तो आपको पता भी होना चाहिए। ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, सेम टू सेम इसी की तरह रिएक्शन है, क्योंकि इसके पीछे भी काइनेज आ रहा है, यहां भी काइनेज और यहां भी काइनेज, दोनों फॉस्फोराइलेट करेंगे, लेकिन यहां पर डिफरेंस है इन दोनों की लोकेशन को लेकर के। हेक्सोकाइनेज सभी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब हम बात करें लिवर की, लेकिन ग्लूकोकाइनेज केवल लिवर और आपके पैनक्रियाज, लिवर और पैनक्रियाज केवल यहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट रहेगा आपका कौन, हेक्सोकाइनेज, सभी सेल के साइटोप्लाज्म में, सभी सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोकाइनेज की बात करें तो लिवर सेल के अंदर और आपके पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर आपका ग्लूकोकाइनेज रहेगा, जो आपके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। और कहां पे, लिवर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं। पैनक्रियास के सेल्स कौन से होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं। तो इन सभी के अंदर कौन रहेगा, बेसिकली आपका ग्लूकोकाइनेज रहेगा। तो ध्यान रखना है इस बात को। अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन पे। तो अब हमारे 2018 के क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप द हाइड्रोजन एटम। सही है, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन अ साइटोसोल, दिस इज करेक्ट। एंजाइम ऑफ अ टीसीए साइकिल, क्या हो जाता है इसे बार बार, टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। टीसीए साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हाँ ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल भी भाई गलत, ये सभी को पता है, इन सभी की लोकेशन पता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होती है, एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टीसीए साइकिल के, तो मैट्रिक्स में होगा। अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये कहां होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां एस्टैब्लिश होगा, इनर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ध्यान रखनी है इन सब चीजों को। 2017 विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, 8 स्टेप्स की साइकिल है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रन होती है, जिसका 7th स्टेप जो है वो क्या है, आपका 7th स्टेप है सक्सिनेट से फ्यूमिनेट में कन्वर्जन। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में होता है, जिसमें आपका एक FADH2 रिलीज होता है। FAD कोफैक्टर से रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है क्रेब्स साइकिल के अंदर। देयर इज अ 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर द NAD इज रिड्यूस्ड टू अ NADH, रिडक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देयर इज अ 1 पॉइंट इन द क्रैब साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2, बिल्कुल करेक्ट। सक्सिनेट से अभी हमने बात करी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सक्सिनल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, या फिर सक्सिनेट की बात करें, द मॉलिक्यूल ऑफ अ GTP इज सिंथेसाइज्ड, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम है विद द पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। अरे बिल्कुल गलत भैया, बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि क्रैब साइकिल तो बच्चों वो है जिसमें आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली आपका फिक्स करा जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर, ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर, और पूरी साइकिल घूम करके 8 स्टेप के बाद फाइनली ऑक्सैलो स्टेप पे आकर के रुक जाती है। दिस इज कॉल्ड अ क्रैब साइकिल। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए के कन्वर्जन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक एक वर्ड का अपना अपना मतलब है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 पक्का 110% रिमूव होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये सभी तो मैं बता चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP। देखो इस क्वेश्चन को फ्यूचर में अगर वो यूज करेगा ना तो घुमा के यूज करेगा, वो किस तरीके से यूज करेगा, किस तरीके से यूज करेगा। देखो इसने अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, हम पहले ये समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में से ATP जनरेट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेली सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है। देखो इसने अभी तो इसका आंसर जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि ATP फॉर्मेशन सभी को पता है कहां होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी ATP होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी ATP जनरेट होता है, क्योंकि ATP सिंथेस वहां पे प्रेजेंट रहता है फोटो सिस्टम के बाद, ठीक है। यहां पर बात करिए कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, यहां पर बात करी गई कार्बोहाइड्रेट की। अगर यहां पर बायोमोलिक्यूल्स के अलावा लाइट एनर्जी होती एंड बोलता टू फॉर्म अ ATP, तब उसके बाद आंसर हो जाता क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आगे वो क्वेश्चन घुमा सकता है और बना सकता है। देखो मैं होता तो क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से घुमाता,
ठीक है। और अब तक जो देखा गया है, आपने देखा कि दो तीन क्वेश्चन तो आपने ऐसे देखे जो पहले भी पूछे गए, जैसे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को लेकर के ले लो, ठीक है। आप क्रैब्स साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को लेकर के क्वेश्चन बना लो, जिस तरीके कौन से स्टेप पे आपके एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से स्टेप पे एफएडीएच2 प्रोड्यूस हो रहा है, सक्सिनल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, जीटीपी कब बनता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना, तो आपको ये सारी चीजें क्रैब्स साइकिल के बारे में ध्यान रखनी है कि कौन से स्टेप पे क्या चीज रिलीज हो रही है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कार्बन निकलेगा, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डीकार्बोनेट हो जाएगा, इसका मतलब कार्बन किस फॉर्म में रिलीज होगा, CO2 की फॉर्म में रिलीज होगा ना भाई। तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। अब बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन की। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, अब देखो ये फैट मॉलिक्यूल, ये थोड़ा बायोमॉलिक्यूल से रिगार्डिंग थोड़ा क्वेश्चन है। जब अभी मैंने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपका, जब हमने क्रैब साइकिल कंप्लीट कर ली थी, क्रैब साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब हमने लास्ट में कुछ पढ़ा था, जिसमें फैट का मेटाबॉलिज्म बताया था, कार्बोहाइड्रेट का बताया था और प्रोटीन का बताया था। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो ना, तो प्लीज मैं तो कह रहा हूं हमेशा लास्ट तक देखे करो। लास्ट में मैं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो हमेशा आपको ध्यान रखनी होती है। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ अ, फैट मॉलिक्यूल किसका मिलकर बना होता है, अगर एक फैट मॉलिक्यूल की बात करें तो वो मिलकर के बना होता है बेसिकली ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, एक फैट मॉलिक्यूल की बात करें, वन फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, वो मिलकर के बना है ट्राइग्लिसराइड का, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में क्या आता है, ट्राइग्लिसराइड में आता है आपका एक आता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और आपके तीन आते हैं फैटी एसिड, तीन आते हैं आपके फैटी एसिड। ठीक, दिस इज कॉल्ड अ ट्राइग्लिसराइड। अब एक हो गया ग्लिसरॉल और तीन हो गया फैटी एसिड। अब एक फैट मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो जिसमें से ग्लिसरॉल का मेटाबॉलिज्म कहां होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरह। लेकिन जो फैटी एसिड होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म जो हमने वीडियो के अंदर बताया था, जब आपकी क्रैब साइकिल वाली जो वीडियो है वो प्लीज जाकर के देखो, थंबनेल में इसलिए लगाता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। तो तीन फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। बीटा ऑक्सीडेशन इज द काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ध्यान रखना है क्वेश्चन का कह रहा है, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ किसके, वन ग्लिसरॉल एंड द थ्री फैटी एसिड। कोई भी बता देगा, वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है। इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड द रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब देखो रेड ड्रॉप इफेक्ट इसके बारे में नहीं पता है आपको, एमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट ये भी नहीं पता है क्या होता है। देखो समझो, एक अगर आप प्लांट लो, ठीक है, प्लांट का क्लोरोप्लास्ट फोटो सिस्टम ही ले रहे हैं हम, ये हमारा फोटो सिस्टम है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये थायलाकोइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये आपका फोटो सिस्टम सेकंड, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये होता है P700, इसका नाम होता है फोटो सिस्टम सेकंड, इसको हम कहते हैं 680 नैनोमीटर, और इसको भी नैनोमीटर। देखो 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर का मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि इस 680 नैनोमीटर तक की जो लाइट होगी वो इजीली ग्रैब कर लेगा आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, और P680 से ज्यादा की अगर जो भी लाइट होगी वेवलेंथ की, वो अच्छे से कौन ले लेगा, यानी कि जो फार रेड लाइट होगी वो कौन लेगा, आपका P700 यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट। देखो अगर आप इसे फार रेड लाइट दोगे तो ये अपना इजीली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, केवल आप इसे फार रेड लाइट दोगे तो इसका मतलब है कि इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही वर्क करेगा, फार रेड लाइट, फार रेड लाइट, ठीक है, यही वर्क कर पाएगा। और ये जो वर्क करेगा ये करेगा केवल आपका रेड लाइट पे, ठीक है, रेड लाइट यानी कि आपकी जो इसकी वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, तो उस पर वर्क कर पाएगा। अगर आप केवल इसे रेड लाइट दोगे तब भी वर्क नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, अगर आप किसे फार रेड लाइट दोगे तब भी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेड ड्रॉप इफेक्ट, ठीक है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट ये है कि जब हम इसे दोनों लाइट एक साथ देंगे तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एनहेंस हो जाएगा एक तरीके से। अगर हम इसे दोनों फार रेड और रेड लाइट सफिशिएंट अमाउंट में देंगे तो दोनों फोटो सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करेंगे, जिससे फोटो सिस्टम का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो मतलब कि दोनों फोटो सिस्टम आपके साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क करेंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अरे भैया कहां पहुंच गए, फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटो फॉस्फोराइलेशन, अरे कहां, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पहुंच गए थे, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी ना यहाँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने बताया फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी गलत। टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, हम इसमें केवल फोटो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और वो फोटो सिस्टम अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उस पर एफिशिएंटली वर्क करेंगे।
अगर हम किसी एक फोटो सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग अगर हम लाइट दे दें, फॉर एग्जांपल हमने रेड लाइट दे दी, अब रेड लाइट आप फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे दो जो 700 नैनोमीटर का है, तो वो उसे ठीक से ग्रैप नहीं कर पाएगा, और जिससे कि फोटो सिस्टम का रेट है वो मॉडरेट अमाउंट में रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड इनटू द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। रीजन आउट द अबव स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस पढ़ लेना है फटाफट से। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि वाटर वेपर भी होता है कि स्टोमेटा से, और फाइनली आपका CO2 जो है वो डिफ्यूज होती है। ठीक है, इन इन जो नीचे ऑप्शन दे रखा है इनमें से बताना है आपको कि करेक्ट कौन सा है। द अबव प्रोसेस हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ऐसा तो नहीं है। इसमें इसमें इन्होंने वो भी नहीं बताया ना कि प्लांट कौन सा है, इसलिए तो ये स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। वन प्रोसेस अकर ड्यूरिंग डे टाइम एंड द अदर एट अ नाइट, अरे ऐसा तो है ही नहीं ना, बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, प्लांट्स के नेचर नहीं बताया। बोथ प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। अच्छा, कैन नॉट हैपन, कैन नॉट क्यों लगा दिया, तो गलत हो गया। बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ अ वाटर एंड द CO2 इज डिफरेंट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रहे हैं। तो 2015 के क्वेश्चन पर आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके 10 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 10 ईयर के PYQs, चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन अ मैट्रिक्स ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम। अरे भैया लाइसोसोम तो भूल ही जाओ, साइटोक्रोम की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होते। आउटर वॉल ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, OMM पे प्रेजेंट ही नहीं होते। क्रिस्टे ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया हाँ जी हाँ। क्यों 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 ऐसा क्यों है? जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे बच्चों, जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो क्रिस्टे क्रिएट होते हैं उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स की वजह से, उसमें जो क्रिस्टे होते हैं वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं। अब कोई क्रिस्टे कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, वो अगर अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस अरेंज हो जाते हैं, यानी कि कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टे ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो आंसर इज सी। तो सी आंसर आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQs में। प्लीज स्टे ट्यून विद द बायोनेक्टर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।